दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, मार्गदर्शन सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण रिवीजन नोट्स का दूसरा भाग, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ लोअर पीसीएस, लेखपाल भर्ती तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, भौतिक विज्ञान इम्पॉर्टेंट रिवीजन नोट्स का दूसरा भाग। सबसे पहले आइए देखते हैं उष्मा से संबंधित प्रश्नों को। दोस्तों, आप इस वीडियो को एक एक लाइन बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर लाइन में कोई न कोई फैक्ट या तथ्य है जो आपके परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। देखिए दोस्तों, जूल नामक वैज्ञानिक ने ये सिद्ध किया कि ऊष्मा जो है ऊर्जा का एक रूप है। तो याद रखिएगा, ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। ये सबसे पहले जूल नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था। देखिए, बिना माध्यम के प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में संचारित होती है और इस प्रकार सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा जो है ऊष्मीय विकिरण के द्वारा आती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऊष्मीय विकिरण जो है, सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा आने का जो स्रोत है वो ऊष्मीय विकिरण के माध्यम से आती है और किसी गर्म स्रोत से ऊर्जा का विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरण विकिरण यानी रेडिएशन कहलाता है। विकिरण के लिए दोस्तों किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया जिसमें वस्तु के कण अपने स्थान से नहीं हटते हैं उसको चालन कहते हैं और ठोस वस्तुओं और पारे में ऊष्मा का संचरण चालन विधि से होता है। दोस्तों, ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं उसको संवहन कहा जाता है। और देखिए, द्रव और गैसों में ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा? संवहन के द्वारा होता है। दोस्तों, 1 किलो कैलोरी जो है 4.18 इंटू 10⁻³ जूल के कार्य के समतुल्य होती है। यानी 1 किलो कैलोरी जो है वो 4.18 गुणे 10⁻³ यानी 10⁻³ जूल कार्य के समतुल्य होती है। 1 जूल का मान 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट ये 252 कैलोरी के बराबर होती है। और देखिए, ताप के परिवर्तन के फलस्वरूप पदार्थ की लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन में जो परिवर्तन होता है उसको थर्मल एक्सपेंशन यानी ताप विस्तार कहा जाता है। दोस्तों, आप जानते हैं यदि किसी वस्तु का ताप बढ़ाया जाता है तो पदार्थों की लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन में परिवर्तन होता है और इसे ताप विस्तार यानी थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी वस्तु का रेखीय प्रसार गुणांक उसकी लंबाई में वह प्रसार है जो उस वस्तु की एकांक लंबाई की क्षण के 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर होता है। तो रेखीय प्रसार गुणांक लंबाई में वह प्रसार है जो वस्तु की एकांक लंबाई के क्षण के 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर होता है और रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। रेखीय प्रसार गुणांक का फार्मूला दोस्तों देखिए, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणे ताप वृद्धि, ये रेखीय प्रसार गुणांक का सूत्र है। रेखीय प्रसार गुणांक के बाद एक क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है। दोस्तों, किसी वस्तु का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक उसके क्षेत्रफल में वह प्रसार है जो वस्तु के एकांक क्षेत्रफल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर होता है। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का फार्मूला है क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणे ताप वृद्धि। रेखीय प्रसार और क्षेत्रीय प्रसार के बाद देखिए आयतन प्रसार गुणांक। तो किसी वस्तु का आयतन प्रसार गुणांक उस वस्तु के आयतन में वह प्रसार है जो उस वस्तु के एकांक आयतन का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर होता है। और आयतन प्रसार गुणांक आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुणे ताप वृद्धि होता है। दोस्तों देखिए, जिस सामग्री में से ऊष्मा तेजी से गुजरती है वह सामग्री ऊष्मा की सुचालक कहलाती है। ऐसी सामग्री या ऐसी वस्तु जिसमें से ऊष्मा तेजी से गुजरती है वह सामग्री ऊष्मा की सुचालक कही जाती है और जिस सामग्री से ऊष्मा धीरे धीरे प्रवाहित होती है वह सामग्री ऊष्मा का कुचालक या ऊष्मारोधी कहलाती है।
देखिए शीतलन, शीतलन प्रक्रिया के दौरान संकुचन होता है और इसे ही संकुचन कहा जाता है। और ऊष्माधारिता, दोस्तों ऊष्माधारिता का मात्रक कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस होता है और यसाई पद्धति में ऊष्माधारिता का मात्रक जूल प्रति डिग्री सेल्सियस या जूल प्रति केल्विन होता है। तो याद रखिएगा, ऊष्माधारिता जो है इसका मात्रक यसाई पद्धति में जूल प्रति डिग्री सेंटीग्रेड या जूल प्रति केल्विन होता है। कैलोरीमिति की क्रिया, दोस्तों देखिए कैलोरीमिति की क्रिया में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण को कैलोरी मापी कहा जाता है। और देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए है दोस्तों, किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? तो जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। सेल्सियस पैमाने का आविष्कार किसने किया? तो सेल्सियस पैमाने का आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था और इस पैमाने में हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस में अंकित किया जाता है। तो देखिए डिग्री सेल्सियस जो है या सेल्सियस पैमाना, इसमें हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है और इसके प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। दूसरा एक ताप मापने का पैमाना है दोस्तों फ़ारेनहाइट पैमाना। फ़ारेनहाइट पैमाने का आविष्कार जर्मन वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने किया था और इस पैमाने को अंग्रेजी के बड़े अक्षर एफ से प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाने में मापे गए ताप में कुछ संबंध होता है जिसको C/100 बराबर F-32/180। तो C/5 बराबर F-32/9 इस फार्मूले से आप संबंधित कर सकते हैं। इस जो है C/5 बराबर F-32/9, इसको जब आप सरलीकृत करेंगे तो इसको इस रूप में भी परिवर्तित किया जा सकता है। इसके अलावा केल्विन पैमाना है। केल्विन पैमाने पर हिमांक को 273 केल्विन और क्वथनांक बिंदु को 373 केल्विन अंकित किया जाता है और सेल्सियस पैमाने के किसी मान को केल्विन पर प्राप्त करने के लिए उसमें कितना 273 जोड़ देते हैं, क्योंकि केल्विन पैमाना 273 से शुरू होता है और इसका अधिकतम मान 373 केल्विन होता है। केल्विन पैमाने का कोई मान सेल्सियस पैमाने पर प्राप्त करने के लिए उसमें से 273 घटा देते हैं और केल्विन पैमाने पर ऋणात्मक ताप नहीं होता है। दोस्तों अवस्था परिवर्तन के समय देखिए स्थिर ताप पर पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को दी गई आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा होती है उसे गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं और गलन की गुप्त ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है। इसी प्रकार द्रव पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को इसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को द्रव के क्वथन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं और क्वथन की गुप्त ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है। दोस्तों वायुमंडल के सामान्य दाब पर जल के क्वथन की गुप्त ऊष्मा 2.26 × 10⁻6 जूल प्रति किलोग्राम होती है, याद रखिएगा। और देखिए संघनन एक ऐसी उष्मांक पर होता है जो हिमांक से नीचे हो तो अतिरिक्त जलवाष्प कणों के बदले हिम कणों के रूप में जमा होता है और इसे तुषार या पाला कहा जाता है। हवा की जलवाष्प जब संघनित होकर नन्ही नन्ही बूंदों के रूप में धरातल पर स्थित घास और पत्तियों पर जमा हो जाती है तो इसे ओस कहते हैं। और देखिए यह एक प्रकार का बादल है जिसका आधार पृथ्वी के धरातल पर उसके बिल्कुल समीप होता है। धुंध जो फाग होता है दोस्तों, ये भी एक प्रकार का कोहरा है। इसमें कोहरे की अपेक्षा दृश्यता दूर तक रहती है। क्वथनांक पर दाब बढ़ाने का क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब बढ़ाने पर, प्रेशर बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। और एक यंत्र है दोस्तों हाइग्रोमीटर, इससे आपेक्षिक आर्द्रता का मापन किया जाता है। बहुत नीचे के तापों के अध्ययन को निम्न तापिकी या क्रायोजेनिक्स कहा जाता है।
और वायुमंडल पृथ्वी से चलने वाले विकिरण द्वारा गर्म होता है। देखिए, एक तो आता है सूर्य से जो विकिरण प्राप्त होता है पृथ्वी को, उसमें से उसका कुछ प्रतिशत भाग वायुमंडल द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है और कुछ रुक जाता है। तो जो पृथ्वी से दोबारा रिटर्न विकिरण होता है उसी से हमारा वायुमंडल गर्म होता है। दोस्तों, न्यून तापमान या अति निम्न तापमानों का प्रयोग अंतरिक्ष विज्ञान, शल्यक्रिया और चुंबकीय प्रोत्थान में किया जाता है। और देखिए, वह ताप जिसके नीचे दाब बढ़ाकर गैस को द्रवीभूत किया जा सकता है उसको क्रांतिक ताप कहते हैं। एयर कंडीशनर ताप और सापेक्षिक आर्द्रता को नियंत्रित करता है। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि वातानुकूलक या एयर कंडीशनर जो होता है एसी, ये क्या क्या नियंत्रित करता है। तो एसी दोस्तों तापमान तो नियंत्रित करता ही है, सापेक्षिक आर्द्रता को भी नियंत्रित करता है। थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय चालन, संवहन और विकिरण द्वारा होता है। देखिए दोस्तों, ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, बर्फ पर स्केटिंग करते समय दाब के कारण बर्फ का गलनांक नीचे चला जाता है और दो पतले कंबल अपनी संयुक्त मोटाई के बराबर मोटे कंबल की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं, क्योंकि कंबल के बीच जो वायु की परत होती है वो ऊष्मा की कुचालक होती है। इसीलिए ठंडियों में हम एक कपड़े के बजाय 2-3 कपड़े पहनते हैं ताकि हमें कम से कम ठंडक लगे। दोस्तों, ठंडे देशों में कारों के रेडिएटर में पानी के साथ ग्लिसरॉल मिला दिया जाता है, जिससे पानी का जमाव बिंदु नीचे चला जाता है और रेडिएटर में जो है पानी बर्फ नहीं बनने पाता। इसके अलावा दोस्तों देखिए, वायुमंडल का ताप कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में वृद्धि होने से बढ़ता है, क्योंकि ये गैस सौर विकिरण की अवरक्त किरणों का अवशोषण कर लेती है। और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। और एक प्रश्न बनता है कि कौन सी गैस पृथ्वी पर जीवधारियों के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों हैं। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, डायनमोमीटर ये इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति को मापने का यंत्र होता है। और देखिए, वातावरण के ताप में वृद्धि होने से निरपेक्ष आर्द्रता बढ़ती है और आपेक्षिक आर्द्रता घटती है। जलते हुए विद्युत बल्ब के फिलामेंट का ताप 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और यहाँ पर देखिए, किसी दिए हुए ताप पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा और वायु को संतृप्त करने के लिए अधिकतम जलवाष्प की मात्रा के अनुपात को आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। तो आपेक्षिक आर्द्रता समझ लीजिए, किसी दिए हुए ताप पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा और वायु को संतृप्त करने के लिए अधिकतम जलवाष्प की मात्रा का अनुपात आपेक्षिक आर्द्रता कहलाता है। दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है आप जानते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है और इसी से जो वायुमंडल है उसका तापमान जो है रहने योग्य बना रहता है। नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति में जो है तापमान बहुत कम रहता है। और अगला है, यदि तप्त पिंड की सतह काली और खुरदुरी हो तो वह तेजी से ऊष्मा विकिरित करता है। और यदि जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो उसका आयतन पहले घटता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूनतम हो जाता है और फिर बढ़ने लगता है। और यदि जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो उसका घनत्व तो पहले बढ़ता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर ये घनत्व अधिकतम हो जाता है, फिर घटता है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि यदि चालू रेफ्रिजरेटर को बंद कमरे में खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापक्रम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कमरे का तापमान बढ़ जाता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट ताप को नियंत्रित करने का कार्य करता है। दोस्तों, जब लोहे और लकड़ी को धूप में रखा जाता है तो लोहा अधिक गर्म प्रतीत होता है, क्योंकि लोहा ऊष्मा का सुचालक और लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होता है। यहाँ पर देखिए, गैलीलियो प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तापीय प्रसार के आधार पर तापमापी बनाया था और इन्होंने तापमापी को थर्मोस्कोप कहकर प्रयोग किया था। थर्मोस्कोप में गैलीलियो ने तापमान के मापन में गैस के प्रसार का उपयोग किया था और तापन या शीतन द्वारा प्रत्येक पदार्थ एक अवस्था से अन्य अवस्था में परिवर्तित हो सकता है। देखिए, पौधों को पाले से सुरक्षित रखने के लिए किसान खेतों को जल से भर देते हैं और मोम पर बाह्य दाब बढ़ाने से उसका गलनांक कम हो जाता है। दोस्तों, बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलने से रोकने के लिए उसमें नमक मिला दिया जाता है
जिससे कि इसका जो पिघलने का दर होता है वो कम हो जाता है। हिम मिश्रण का उपयोग बर्फ़ और कुल्फ़ी जमाने में किया जाता है। और देखिए दोस्तों, एक प्रश्न है कि उबलते जल की अपेक्षा उसी ताप के भाप से जलना अधिक कष्टकारक होता है, ऐसा क्यों है? तो इसका कारण है कि भाप की गुप्त ऊष्मा जल की गुप्त ऊष्मा से अधिक होती है, इसलिए उबलते जल की अपेक्षा उसी ताप के भाप से जलना अधिक कष्टकारक होता है। दोस्तों, यदि वायुमंडल में वाष्प की मात्रा अधिक हो तो द्रव का वाष्पीकरण घट जाता है। और देखिए, निम्न तापों को ज्ञात करने के लिए एल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो एल्कोहल होते हैं वो अधिक, इनका गलनांक अधिक होता है, हिमांक अधिक होता है, जिससे ये जमते नहीं हैं। पारा दोस्तों 38.83 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि वायुमंडल में वाष्प की मात्रा कम हो तो द्रव के वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। और आप जानते हैं, गर्मी के दिनों की तुलना में बरसात के दिनों में वाष्पीकरण कम होता है। इसी कारण जो बरसात के दिन में उमस भरी गर्मी होती है उसमें वाष्पीकरण कम होने से हमें अधिक उलझन होती है। गर्मी के दिनों में सुराही का पानी वाष्पीकरण के कारण ठंडा हो जाता है और वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थिति वायु की आर्द्रता कहलाती है। सापेक्षिक आर्द्रता को दोस्तों प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है और सापेक्षिक आर्द्रता और ताप में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। सापेक्षिक आर्द्रता अधिक होने पर वर्षा होने की संभावना व्यक्त की जाती है। और देखिए, सामान्य मनुष्य के स्वास्थ्य के अनुकूल ताप 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जिसमें मनुष्य अनुकूल स्थिति में रह सकता है। और सामान्य मनुष्य के स्वास्थ्य के अनुकूल सापेक्षिक आर्द्रता 60% से 65% के बीच होती है। दोस्तों, पेट्रोल इंजन अंतर्दहन प्रकार के इंजन होते हैं। अंतर्दहन की कार्यक्षमता 70% के लगभग होती है और पेट्रोल इंजन का आविष्कार निकोलस ऑटो ने किया था। पेट्रोल इंजन को ऑटो इंजन के नाम से भी जाना जाता है। और पेट्रोल इंजन में दोस्तों कार्ब्यूरेटर होता है, जिसमें पेट्रोल और वायु का संयोग होता है। पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में डीजल इंजन की दक्षता अधिक होती है और इंजन के बॉयलर में पानी गर्म होना समदाबी प्रक्रम का उदाहरण है। दोस्तों, जल जब जमता है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा घट जाती है और थर्मस में रखी चाय को खूब हिलाने से उसका ताप बढ़ जाता है। और जब किसी गाड़ी की ट्यूब अचानक फट जाती है तो वह रुद्धोष्म प्रक्रम का उदाहरण है। और वे पदार्थ जिनसे होकर ऊष्मा का चालन बिल्कुल नहीं होता है उसको इंसुलेटर यानी ऊष्मारोधी कहते हैं। दोस्तों, समुद्र तटीय क्षेत्रों में दिन में समुद्र से भूमि की ओर चलने वाली हवा को समुद्री समीर यानी सी ब्रीज के नाम से जाना जाता है और स्थलीय समीर जो है वो रात में चलती है। विकिरण निर्वात में भी गमन कर सकता है और चमकदार और श्वेत सतह से ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन अत्यल्प होता है। चाय की केतली की ऊपरी सतह चमकदार बनाई जाती है क्योंकि ऊष्मा का उत्सर्जन कम होने से चाय गर्म बनी रहे। दोस्तों, एक नियम है कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। ये वक्तव्य किरचॉफ का नियम कहलाता है। देखिए, लाल रंग के कांच को गर्म करने पर कांच हरे रंग का दिखाई देता है और हरे रंग के कांच को गर्म करने पर कांच लाल रंग का दिखाई देता है। ये याद रखिएगा, लाल रंग का कांच जब गर्म करते हैं तो हरे रंग में दिखाई देता है और हरे रंग के कांच को गर्म करने पर वो लाल रंग का दिखाई देता है। दोस्तों, पिघलते हुए बर्फ के ताप को हिमांक यानी आइस पॉइंट कहते हैं और केल्विन पैमाने पर 0 केल्विन को परम शून्य ताप यानी एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है। ऐसा तापमापी जो बहुत उच्च तापमान का मापन करने में प्रयोग किया जाता है उसको उत्तापमापी यंत्र कहा जाता है। ऊष्मा के बाद आइए देखते हैं लाइट यानी प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए दोस्तों, प्रकाश भी ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है और वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कही जाती हैं। सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब आदि प्रदीप्त वस्तुएं हैं। जिन वस्तुओं से होकर प्रकाश की किरणें आर पार निकल जाती हैं उनको ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी वस्तु कहते हैं। और ऐसी वस्तुएं जिन पर प्रकाश की किरणें पड़ने पर प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित हो जाता है उनको अर्धपारदर्शक
कहा जाता है। ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती अपारदर्शक वस्तुएं कही जाती हैं। दोस्तों, यदि ऊर्जा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी द्रव्यात्मक माध्यम से होता है तो उसको विकिरण कहा जाता है। विकिरण का तात्पर्य विद्युत चुंबकीय विकिरण से होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है और प्रत्येक विकिरण का अपना तरंग दैर्घ्य होता है। तरंग दैर्घ्य के अनुसार प्रत्येक विकिरण के भिन्न भिन्न गुण होते हैं। दोस्तों, ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहा जाता है, जैसे सूर्य, तारे और बल्ब आदि। प्रकाश को हम नहीं देख सकते क्योंकि प्रकाश अदृश्य होता है, परंतु प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकते हैं। देखने में जो सहायक विकिरण होता है उसको दृश्य विकिरण कहते हैं और दृश्य विकिरण की तरंग दैर्घ्य सीमा 4000 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम होती है। जिन विकिरणों का तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्राम से कम और 7800 एंगस्ट्राम से अधिक होता है वे दिखाई नहीं पड़ते हैं और किसी प्रकाश स्रोत के सामने किसी अपारदर्शक वस्तु के रखने से वस्तु के पीछे बनने वाली काली आकृति को छाया या शैडो कहा जाता है। दोस्तों, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भी अलग अलग होती है। निर्वात में ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तारपीन के तेल में 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। रॉक साल्ट में 1.94 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और हीरा में प्रकाश की चाल 1.24 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। दोस्तों, प्रकाश की प्रकृति 2 प्रकार की होती है, एक कण और दूसरे तरंग की। तेल लगा हुआ पतला कागज अर्धपारदर्शी होता है और वायु की अपेक्षा निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 500 सेकेंड यानी 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं दोस्तों। और जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो इसको सूर्य ग्रहण कहा जाता है। चंद्रमा जो है यहाँ पर देखिए मून, ये सन और अर्थ के बीच में आ गया है तो इस समय सूर्य ग्रहण होता है और जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। यहाँ पर देखिए कुछ रंगों के लिए दोस्तों, बैगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, लाल रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है, श्वेत प्रकाश में बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है और श्वेत प्रकाश में लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। दोस्तों, प्रकाश में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय दूसरे माध्यम की सीमा पर अपने रेखी पथ से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए, पानी में आधा डूबी हुई क्षण प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है और प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे जो हैं स्टार्स टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। पानी से भरे पात्र में सिक्का डालने पर अपवर्तन के कारण सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है और देखिए सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के नीचे चला जाता है, अर्थात वह वास्तव में अस्त हो गया होता है, फिर भी वह दिखाई देता है। ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के फलस्वरूप होता है। और देखिए टोटल इंटरनल जो परावर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। हीरे की चमक का कारण क्या है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। दोस्तों, गर्मी के मौसम में रेगिस्तान में यात्रियों को कुछ दूरी पर पानी होने का भ्रम हो जाता है जिसको मरीचिका कहते हैं और ये भ्रम भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। देखिए, प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर दोस्तों, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है और एक यंत्र होता है एंडोस्कोपी तकनीक जो पेट और शरीर के आंतरिक भागों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त की जाती है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों, समतल दर्पण में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है और समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। समतल दर्पण से बने वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूर वस्तु दर्पण से जितनी दूर होती है।
और देखिए, किसी लंबी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। और यदि दो समतल दर्पण परस्पर एक दूसरे के समानांतर हों तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर रखे हों तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब जो हैं अनंत बनेंगे। सर्च लाइट यानी खोज बत्ती और कार की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और एक प्रश्न जो साइड मिरर होता है दोस्तों, ट्रकों या कारों में पीछे की ओर वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सड़कों के किनारे लगे परावर्तक लैंपों में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। और देखिए, लेंस की क्षमता का मात्रक जो है डायोप्टर होता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, आप जानते हैं। देखिए दोस्तों, कांच में बैंगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम होता है और कांच में लाल रंग के प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष रेनबो यानी इंद्रधनुष के दो प्रकार होते हैं दोस्तों। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग जो है बाहर की ओर और बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है। और द्वितीयक इंद्रधनुष में क्रमशः बाहर और भीतर यानी बैंगनी रंग बाहर और लाल रंग भीतर होता है द्वितीयक इंद्रधनुष में। एक है दोस्तों प्रकीर्णन। प्रकाश में प्रकीर्णन की घटना के कारण ही आकाश और समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण उदय और अस्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है और प्रकीर्णन के कारण ही समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है। दोस्तों, जब कोई अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के तल पर खड़ा होता है तो उसे आकाश काले रंग का दिखाई देता है। प्राथमिक रंगों में कौन कौन से रंग आते हैं तो नीला, हरा और लाल रंग। ब्लू ग्रीन और रेड, BGR या RGB जो भी आप याद करें। नीला, हरा और लाल रंग प्राथमिक रंग होते हैं दोस्तों। टेलीविज़न जो रंगीन टेलीविज़न होता है उसमें लाल, हरा और नीला रंगों का ही उपयोग किया जाता है। आँख के दृष्टिपटल के सामने उभरे हुए भाग को कार्निया कहा जाता है। कार्निया के पीछे एक पारदर्शी द्रव भरा रहता है। उस द्रव को काचाभ द्रव या एक्वेस ह्यूमर कहा जाता है। दोस्तों, नेत्र लेंस या आई लेंस आँख का वह भाग होता है जो पुतली के पीछे स्थित होता है। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है और 25 सेंटीमीटर दूरी को आँख के लिए आँख का निकट बिंदु कहते हैं, जिसको स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहा जाता है। दोस्तों, कुछ प्रकार के दृष्टि दोष हो जाते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष। इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। साबुन के बुलबुले प्रकाश के व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई पड़ते हैं और प्रकाश का व्यतिकरण प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। अगला है दोस्तों, यदि दर्पण में प्रतिबिंब सर्वथा सीधा आकार में बिंब के बराबर और दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बिंब दर्पण के सामने होता है तो दर्पण समतल होता है। और जब वस्तु को दर्पण के नज़दीक लाने पर सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है और जब वस्तु को दर्पण से अधिक दूर ले जाते हैं तो प्रतिबिंब उल्टा आवर्धित दिखता है। ऐसी स्थिति में वो दर्पण अवतल होता है। देखिए, सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जा सकता है बड़े आकार में करके। और देखिए दोस्तों, प्रकाश का फोटान सिद्धांत है, उसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है जिनको फोटॉन्स कहा जाता है। फोटान ऊर्जा कण हैं जिनकी ऊर्जा का मान उससे संबद्ध विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति को एक नियतांक h से गुणा करके प्राप्त होता है। नियतांक h को दोस्तों प्लांक नियतांक कहते हैं और प्लांक नियतांक का मान 6.626 गुणे 10⁻⁻34 जूल प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश के बाद आइए देखते हैं विद्युत और उसके प्रभाव से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। विद्युत ऊर्जा है दोस्तों, विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उत्पन्न विद्युत को घर्षण विद्युत कहते हैं और यदि पदार्थ में उत्पन्न हुई इस विद्युत को स्थिर रखा जाए तो इसे स्थिर विद्युत भी कहते हैं।
देखिए समान प्रकार के आवेश जो होते हैं, धन धन या ऋण ऋण, ये परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे से दूर हटते हैं। और विपरीत प्रकार के आवेश परस्पर आकर्षित करते हैं। किसी पदार्थ में विद्युत चालन क्रिया मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होती है और वायु कणों द्वारा आवेश को बाहर ले जाने की घटना को संवहन विसर्जन कहते हैं। संवहन धारा को दोस्तों वैद्युत पवन या इलेक्ट्रिक विंड के नाम से जाना जाता है और विद्युत चालक को तड़ित चालक या लाइटनिंग कंडक्टर भी कहा जाता है। तड़ित चालक तांबे का बना होता है। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं और ठोस चालकों में आवेश का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। द्रव तथा गैसों में आवेश का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है। और यदि किसी परिपथ में विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो उस धारा को दिष्ट धारा कहते हैं। दोस्तों विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है और टार्च में प्रयुक्त सेल प्राथमिक सेल होता है। मोटर कारों, ट्रकों, ट्रैक्टरों आदि के इंजन को स्टार्ट करने के लिए द्वितीयक सेल का प्रयोग किया जाता है और वोल्टीय सेल के आविष्कारक एलेसांड्रो वोल्टा थे। याद रखिएगा, वोल्टीय सेल का आविष्कार एलेसांड्रो वोल्टा ने किया था। और देखिए टार्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो आदि में शुष्क सेल का प्रयोग किया जाता है। विद्युत हीटर में प्रयुक्त प्लेट प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होती है और विद्युत हीटर में प्रयुक्त होने वाला तार नाइक्रोम का तार होता है। दोस्तों विद्युत बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था, थॉमस एल्वा एडिसन ने। और ट्यूबलाइट में प्रतिदीप्त के लिए फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन मिश्र धातु का बना होता है और विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन या नाइट्रोजन गैस भरी होती है ताकि टंगस्टन का ऑक्सीकरण न होने पाए। ऐसे पदार्थ जो विद्युत प्रवाहित किए जाने से अपघटित हो जाते हैं उनको वैद्युत अपघट्य कहा जाता है। अगला है दोस्तों वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक वाट होता है और वैद्युत सामर्थ्य के बड़े मात्रक किलोवाट और मेगावाट होते हैं। 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर और 1 मेगावाट 1,00,000 वाट के बराबर होता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध दोस्तों 0 होता है और अमीटर दोस्तों ये विद्युत धारा मापने का यंत्र है। वोल्ट मीटर को परिपथ में समानांतर क्रम में लगाते हैं और एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। दोस्तों विद्युत फ्यूज तांबा, टिन, सीसा और मिश्र धातु से बना होता है और ये विद्युत फ्यूज जो है ये विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। जब विद्युत परिपथ में अत्यधिक धारा या तेज धारा प्रवाहित होने लगती है तो ये जो मिश्र धातु होता है कम गलनांक का वो गलकर कट जाता है, जिससे कि विद्युत परिपथ जलने से बच जाते हैं। परम शून्य ताप पर कोई अर्धचालक या सेमीकंडक्टर ये आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करता है। अब आइए देख लेते हैं विभिन्न उपकरण और उनके प्रयोग। अमीटर ये विद्युत धारा को मापने में प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर दोस्तों वायुमंडलीय दाब मापने में। फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने में और हाइग्रोमीटर का प्रयोग वायुमंडल की आर्द्रता मापने में किया जाता है। हाइड्रोमीटर ये द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापने में। पायरोमीटर उच्च ताप मापने में और पोटोमीटर पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर मापने में किया जाता है। और सेक्सेंटेंट ऊंचाई मापने में। रेन गेज वर्षा मापी यंत्र होता है। लैक्टोमीटर दोस्तों दूध की शुद्धता इससे मापी जाती है। और इसी तरह देखिए सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है। सेक्रोमीटर शर्करा की सांद्रता मापने का यंत्र है और वेंचुरीमीटर द्रवों के प्रवाह की गति को इससे मापा जाता है। थर्मामीटर का प्रयोग शरीर के तापमान का मापन करने में किया जाता है। विद्युत धारा के बाद आइए चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। दोस्तों मैग्नेटाइट Fe3O4 पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्राकृतिक खनिजों में सबसे अधिक चुंबकीय होता है। मैग्नेटाइट लोहे का एक अयस्क है और चुंबक के किनारे के दोनों सिरे ध्रुव कहलाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है और चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला और गॉस हैं। दोस्तों चुंबकीय बल रेखाओं का विशेष गुण है कि वो एक दूसरे को नहीं काटती हैं और जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर कार्य करने वाले बल को लॉरेंस बल कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है और ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त चुंबक विद्युत चुंबक होता है।
चुंबकीय सुई या जिसको मैग्नेटिक नीडल कहा जाता है, इससे दिशा का ज्ञान प्राप्त होता है। इसको दिक्मापी यंत्र भी कहा जाता है। दोस्तों, चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उनमें देखिए ऑक्सीजन, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, सोडियम और मैग्नीज हैं। और एक महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी तापमान वह तापमान है जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकी और जिसके नीचे लौह चुंबकी होता है। तो याद रखिएगा क्यूरी तापमान। लोहे का क्यूरी ताप 780 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दोस्तों, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला पदार्थ इस्पात होता है। और विद्युत घंटी यानी इलेक्ट्रिक वेल और ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त चुंबक का निर्माण नर्म लोहे से किया जाता है। लाउड स्पीकर में प्रयुक्त चुंबक का निर्माण इस्पात से किया जाता है। और भू चुंबक का दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। भू चुंबक का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है। ये आप जरूर याद रखें। दोस्तों, किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है। इसको लेंज का नियम कहते हैं। घरों में प्रयुक्त होने वाली प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट की आवृत्ति 50 साइकिल प्रति सेकंड होती है। और वह विद्युत जनित्र जिसका उपयोग दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट पैदा करने में किया जाता है उसे दिष्ट धारा जनित्र या डीसी जनरेटर कहा जाता है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाले जो यंत्र हैं उनमें डायनेमो, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउडस्पीकर, ये सभी उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। दोस्तों, पृथ्वी भी प्राकृतिक चुंबक का कार्य करती है। और प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ कौन से हैं? तो ऐसे पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र में मामूली रूप से चुंबकित हो जाते हैं। और लौह चुंबकीय पदार्थ वे हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। चुंबकत्व के बाद आइए देखते हैं राडार के बारे में। दोस्तों, राडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और इसका पूर्ण रूप है राडार का रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और राडार ऐसी युक्ति है जिसके प्रयोग से दूर स्थित वस्तुओं की उपस्थिति, दूरी और गति की दिशा का पता लगाया जाता है। राडार युक्त में रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, युद्ध के दिनों में शत्रु के वायुयान की स्थिति, उसकी दूरी और चलने की दिशा और गति का पता जिस यंत्र से लगाया जाता है उसे राडार कहते हैं। और राडार तरंगे रिफ्लेक्स, किलिस्टान और मैग्नेटान द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। टेलीविज़न के महत्वपूर्ण सिद्धांत को देख लेते हैं। दोस्तों, टेलीविज़न का शाब्दिक अर्थ बहुत दूर की वस्तु को देखना होता है। और टेलीविज़न के आविष्कारक स्कॉटलैंड निवासी J.L. बेयर्ड यानी जॉन लॉन्गा बेयर्ड थे। दोस्तों, टेलीविज़न के कार्यक्रमों को देखने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला उपग्रह भू स्थिर उपग्रह होता है। और देखिए, डायोड वाल्व का कार्य जो है ये प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट में बदलना होता है। लेसर किरणों की खोज 1960 में T.H. मेमन नामक अमेरिकी वैज्ञानिक ने की थी। और लेसर का पूरा नाम है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। और मेसर, दोस्तों मेसर का पूर्ण रूप है माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन यानी विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा माइक्रो तरंगों का प्रवर्धन। आइए अब देखते हैं दोस्तों प्रमुख उपकरण और उनके आविष्कारक। कंप्यूटर, इसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया था। ये ब्रिटेन निवासी थे। फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन द्वारा, अमेरिका के निवासी। ग्रामोफोन जो है दोस्तों ये थॉमस एल्वा एडिसन ने इसका आविष्कार किया था। ये अमेरिका के रहने वाले थे। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था, अमेरिका के। और टेलीविज़न का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने किया था जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे, स्कॉटलैंड के मूल रूप से। माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था, अमेरिका के निवासी थे। दोस्तों, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जोसेफ आस्फडीन ने किया था,
ब्रिटेन के थे। और ट्रांसफार्मर का आविष्कार माइकल फैराडे ने, ब्रिटेन के। पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ब्रिटेन। डायनेमो माइकल फैराडे, ब्रिटेन। और पाश्चुरीकरण लुई पाश्चर ने खोज की थी, फ्रांस के निवासी थे। दोस्तों रिवाल्वर का आविष्कार सैमुअल कोल्ट ने किया था, ये अमेरिका के रहने वाले थे। स्कूटर जी ब्रॉडशॉ ने किया था, ब्रिटेन के रहने वाले थे। बैरोमीटर का आविष्कार ई टॉरिसेली ने किया था, जो कि इटली के थे। साइकिल मैकमिलन, ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। विद्युत सेल ए बोल्टा ने, इटली के निवासी थे। डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया था, जर्मन निवासी। और दोस्तों रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था, जो कि इटली के रहने वाले थे। कैलकुलेटर का आविष्कार पास्कल ने किया था, ये फ्रांस निवासी थे। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने, इटली निवासी। और ईमेल रे टॉमलिंसन द्वारा आविष्कृत किया गया था, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। तो दोस्तों ये था सामान्य विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो आपके रिवीजन की दृष्टि से ही बनाया गया है। और ये आपको महत्वपूर्ण रिवीजन नोट्स के रूप में उपलब्ध है, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।